हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है नवशास्त्रीयतावाद है, ठीक है, नियो क्लासिसिज्म। आप सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाद की अगर हम देखें तो उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। कोई भी चीज का जब इन्वेंशन होता है तो ऑफ कोर्स उसमें नई चीजें ऐड की जाती हैं, उसे और प्योरीफाई किया जाता है, इनहांस किया जाता है, ठीक। उस तरीके से जब ये नवशास्त्रीयतावाद का विकास हुआ या उद्भव हुआ तो इसके पहले शास्त्रीयतावाद, आप देखिए दो वर्ड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। नवशास्त्रीयतावाद यानी पर्टिकुलर शास्त्रीयतावाद यानी आपका क्लासिसिज्म जो एक एरा था उसमें पर्टिकुलर बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन के साथ चित्रकारी करी गई थी। लेकिन क्या वाद कब उत्पन्न होता है कि जब हम उस रूल रेगुलेशन के अंदर बंद कर कार्य नहीं करना चाहते हैं, तब क्या होता है, जो ग्रुप होते हैं या मेंबर्स होते हैं उसमें विघटन होता है। लोग एक दूसरे को चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उस चीज़ों से डिनाई करते हैं और एक अपनी नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं और वहीं से ही एक नए वाद का उद्भव होता है, जैसे कि नवशास्त्रीयतावाद यानी चीज़ों को इन्हांस किया गया, ठीक। अब किसी भी चीज़ का जब विरोध होगा तभी तो नई चीज़ हम इन्वेंट करेंगे, डेवलप करेंगे। इसी तरीके से जब अगर हम बात करते हैं नवशास्त्रीयतावाद की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, बेसिकली अगर आप लोगों ने चार्ट मेंटेन किया होगा, जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में आप लोगों को डिस्कस करती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में चार्ट ज़रूर मेंशन करिए ताकि आपको एक साथ ही सारी चीज़ें रिवीजन में आ जाए। जो डिटेल पढ़नी है वो हम बाद में करेंगे, ठीक। तो कॉमन प्रश्न, नवशास्त्रीयतावाद कहाँ उत्पन्न हुआ, उसका समय क्या है, उसके फेमस आर्टिस्ट कौन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए जो कि हर बार पूछे जाते, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो या एनी अदर जो भी स्ट्रीम है आपकी, ठीक है, ड्राइंग से रिलेटेड। तो जो समय है यहाँ हम देखेंगे और ये देखिए बहुत ही फाइन, यानी आप ये समझिए कि बस इम्पॉर्टेंट, आपके पास मानती हूँ बुक्स अवेलेबल होंगी, चीज़ें अवेलेबल होंगी और भी नोट्स आपने मेंटेन किए होंगे, लेकिन उसको जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं, जितना प्रश्न पूछा जा रहा है, जितना डिमांड है उतना ही स्टडी करिए, ठीक है। 1770 यानी 1770 टू 1830 यानी 1770 से लेके 1830 ईस्वी तक इसका जो समय रहा है। अब एक चीज और, कोई भी जो वाद है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्लान नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें बनती हैं तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय भी होती हैं। वैसे ही लोगों का क्या हुआ, जैसे ही रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करने उन्होंने अपनी चीज़ों को एनहांस किया और एक नया ग्रुप, नया इज्म को रेडी किया, नए वाद को डेवलप किया। और जितने भी वाद हैं वो बेसिकली फ्रांस में, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो वाद नई जगह के हैं, अदर जगह के हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया या और भी जगह के हो गए, ठीक है, स्विट्जरलैंड हो गया, आपका जर्मनी हो गया, तो ये इन्हें याद कर लीजिए। बाकी जो फ्रांस में है आप उन्हें छोड़ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अजंता, जैसे कि आपने सारी केव्स के चित्र याद कर लिए और बाकी को किसी एक केव को ड्रॉप कर दिया और जो भी चित्र हैं या जो भी कथाएं हैं वो आपके किसी और केव में आ रही हैं, ठीक। अब यहाँ ये कह रहा है, देखिए 18वीं शताब्दी में बरोक एवं रोकाको कला शैलियों के विरोध वर्ड आया, एक दूसरे से क्या किया, डिस्ट्रैक्ट हुए और नया वाद का चुनाव किया, ठीक है। तो नवशास्त्रीयतावाद इंग्लैंड, फ्रांस, रोम से शुरू होकर पूरे यूरोप में फैल गया। तो अगर इसका समय पूछा जाए तो 1770 यानी 18वीं शताब्दी, एक पर्टिकुलर एरा जो था वो हमारा था 18th सेंचुरी। इसे आप याद रखिएगा, अगर आप 1770 नहीं याद कर रहे हैं या सेंचुरी में पूछा जाएगा तो 18वीं शताब्दी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो बेटा प्रेरणा किससे मिली, ठीक है। प्रेरणा ये कैसे, यहाँ के जो आर्टिस्ट थे कैसे ये इंस्पायर हुए और अपने चित्रों को इन्होंने एक नया नजरिया दिया और रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, 1748 में हरक्यूलेनियम, ठीक है, नगर खोज है बेटा यहाँ पे, ठीक है, खोज से प्रेरणा मिली। वह 1755 पोम्पई, ठीक है। इसे तो मैं आप नहीं कहूंगी कि आप बहुत ध्यान रखिएगा, बट पोम्पई इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ऑफ रोम। आप जब देखते हैं, अगर पोम्पई के विषय में मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि वहाँ पे क्या था,
वॉल्केनो जब ब्लास्ट हुआ तो जो उसका लावा था वहाँ पर लोग जब भाग नहीं पाए या चीज़ों को सही नहीं कर पाए, बच नहीं पाए, तो वो पूरा का पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया। आज भी वहाँ पे जो एक्सकवेशन चल रहे हैं, उत्खनन कार्य चल रहे हैं, तो वहाँ से आप समझिए हर एक घर से हमें स्कल्पचर प्राप्त हो रहा है। हर एक घर से मोज़ाइक कला वगैरह, ये फ्लोर टाइल वगैरह या और भी चीज़ें अगर आप देखते होंगे तो हमें पोम्पई राज्य से, शहर से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आप मूवी देखना चाहते हैं, जो इसकी मूवी है उसे ज़रूर देखिएगा। जो इसका टाइम है, यहाँ पे जो टाइम है वो 1755 है। यहाँ पे 1755 में उत्खनन कार्य हुआ। लेकिन अगर बेसिकली हम बात करें तो 79 AD है। कितना है? 79 AD, यानी प्रथम शताब्दी के आसपास का। तो ये कि इसको नवशास्त्रीयतावाद को खोज कहाँ से, मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली? तो हरक्यूलियन और आपका पोम्पई। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये देखिए कि यहाँ पे प्रेरणा किससे, कोई भी चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें किसी ना किसी एक व्यक्ति या एक विशेष की ज़रूरत होती है, जो इन चीज़ों को प्रेरणा के रूप में या चीज़ों के रूप में हमसे डिस्कस करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है कि हाँ ऐसे होगा। तो यहाँ पे एक जर्मन, ठीक है, जर्मन विद्वान थे जिनका नाम था विंकलमैन। ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा भी गया है। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहे हैं पिछले, तो उसमें इसका क्वेश्चन बना हुआ है। नवशास्त्रीयतावाद जो है बेटा, ये ग्रीक मूर्ति कला की, इन्होंने वहाँ पे वैसे जो पर्टिकुलर जो एरियाज थे, तो ग्रीक कला का बहुत ज़्यादा चलन था। जो रोम में आपकी मूर्ति कला वगैरह थी, उनसे दाविद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। क्यों हुए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विंकलमैन यहाँ के प्रेरणा शोध के रूप में आए। ठीक है, अब इसका घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो वो भी क्या था? विंकलमैन के द्वारा यहाँ का नवशास्त्रीयतावाद का घोषणा पत्र तैयार किया गया। सदस्य यानी आपके आर्टिस्ट मान लीजिए बेटा। ठीक है, आर्टिस्ट कौन थे? दाविद और आंतवान ग्रो। आंतवान ग्रो दाविद का शिष्य था और दाविद किसके शिष्य थे? बुशे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द फ्रांस आर्टिस्ट 1748 कौन था? जैक्स लुइस दाविद। कौन थे? जैक्स लुई दाविद, जिन्हें हम जॉक लुई दाविद भी कहते हैं। दाविद डेविड अलग अलग से प्रिंट होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ जो ये दाविद का है, इसका एक बहुत फेमस चित्र है होरेशिया का प्रिंट, द ओथ ऑफ द होरेथी, जो कि नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है। कौन सा? प्रथम चित्र माना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 20 सितंबर से स्टार्ट होगा, यानी 20 तारीख से हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। कब से? 20। ठीक है, 20 सितंबर। ठीक है, 2024। आप सबसे पहले गूगल प्ले में जाइएगा, सक्सेस विद सुनील सर का लोगो रिमाइंड करिएगा और ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। और ये हमारा जो बैच, उसमें 2-3 बैचेस पड़े हुए, लेकिन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? संकल्प बैच, जो कि एक तरीके से आप संकल्प लीजिए कि मुझे इस बार कोई ना कोई पेपर क्रैक करना है और अपनी सीट को रिजर्व करना है। ठीक है, ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस यानी आपकी ड्राइंग फील्ड से रिलेटेड जो भी पेपर होंगे उन सभी के लिए वैलिड होगा और सभी के लिए पढ़ाई होगी। इसमें आप प्लस करके नेट जेआरएफ भी डाल सकते हैं। ठीक है, नेट जेआरएफ। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें आपका वेस्टर्न भी इंक्लूड होगा, एडवर्टाइजमेंट भी इंक्लूड होगा, ग्राफिक्स भी इंक्लूड होगा, तो ये आपके लिए नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, टेस्ट आप समझ लीजिएगा। जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, डीएसएसबी, नेट, हाँ जितने भी या और अदर स्टेट के भी जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे एज अ पीडीएफ, जिसको आप एनी टाइम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे है ज्वाइन कैसे करना है। ठीक, यहाँ पे हमारा जो फीस है वो है 4999। जो फीस है वो है 4999। अब लोग कहेंगे कि ओ माय गॉड 5000 फीस है, लेकिन 5000 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका
कोर्स है ये पूरा 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। कितने ईयर के लिए? 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, जिसमें कि 6 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा और अदर जो 6 मंथ बचेंगे उसमें आपको सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड रहेगा। क्योंकि कैसे होता है कि आप में जिस दिन से हम इसे हटा देंगे तो उस दिन से आपको कोई भी क्लासेस, कोई भी पीडीएफ वहाँ पे शो नहीं होगा, इसलिए जो इस बैच की वैलिडिटी है वो हमने 1 ईयर रखी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है 7510004567, जिसमें आप 10 से लेके, ठीक है, 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। जैसे कि इनकेस अगर आप कॉल नहीं पिक होता है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, नेक्स्ट डे आपको कोई भी क्वेरी होगा उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ ज्वाइन इट। ठीक है, आप आते हैं नेक्स्ट जॉक लुई दाविद। जैसे कि हम देख रहे थे न्यू क्लासिज्म जो हमारा एरा था, जो वाद था, उसमें 2 आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें कि जैक लुई दाविद मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। आंतवान ग्रो के लिए पूछा जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार था। यही प्रश्न आता है, अगर आप देखना चाहेंगे तो यही प्रश्न आएगा, इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। या दाविद का शिष्य कौन था, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एक मिनट, ठीक है, जॉक लुई दाविद। आप ये देखिए यहाँ पे इनका ये सेल्फ पोर्ट्रेट है, ठीक है, जो कि इन्होंने एक सेल्फ बनाया है। आप थोड़ा सा पिक्चर्स पे भी ध्यान दिया करिए, क्योंकि पिक्चर्स आप पूछी जाती हैं। आप अगर हम बात करते हैं कि इनका समय, बेसिक चीज़ है जन्म, मृत्यु, गुरु हैं तो गुरु का नाम, या बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है तो फेमस पेंटिंग्स के नाम आपको याद होने चाहिए। और पिक्चर अगर अवेलेबल है तो उसे देखिएगा ज़रूर, क्योंकि नेट में लास्ट टाइम इसकी पिक्चर्स पूछी गई थी, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो समय है जो 1748 है, ठीक है, 1748 फ्रांस में इनका जन्म हुआ। डेथ है 1835 और गुरु का नाम है बोशे। गुरु का नाम क्या है? बोशे। ये याद रखिएगा, क्योंकि गुरु और शिष्य जो परंपराएं चलती हैं वो पूछी जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने एक जो चित्र बनाया था मिनर्वा की विजय, फेमस कौन सा है? फेमस जो बहुत ज़्यादा फेमस है और जो पूछा जाता है वो ओथ ऑफ द होराती है, ठीक है, जो कि होरेशिया का प्रण के नाम से भी हम हिंदी वर्जन में जानते हैं। तो ये क्या है, जब इन्होंने ये चित्र बनाए, क्योंकि रोकाको और बरोक शैली का विघटन था, तो कुछ ना कुछ झलकियाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ विशेषताएं आपकी पेंटिंग में ज़रूर रहेंगी। फिर धीरे धीरे से उन चीज़ों को एनहांस किया जाएगा, उन चीज़ों को हटाया जाएगा। तो जो मिनर्वा की विजय था, इसमें रोकाको शैली की कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं। प्रश्न आ सकता है कि कौन सा दाविद का ऐसा कौन सा चित्र था जिसमें रोकाको और बरोक शैली की विशेषताएं दिखाई देती हैं, या प्रारंभिक अवस्था में आपने देखी होंगी। तो वो चित्र कौन सा हुआ? मिनर्वा की विजय। नेक्स्ट आता है पॉइंट, सबसे प्रसिद्ध चित्र है इनका ब्रूट्स के पुत्र का निधन। ब्रूट्स के पुत्र का निधन, कलर ऑप्शन चेंज करूं, ठीक है, क्या है? ब्रूट्स के पुत्र का निधन की खबर, जो कि फ्रांस क्रांति के समय चित्रित हुआ। अब यहाँ पे मैं फिर ब्रेक करूंगी, एक स्टोरी सुनाऊंगी, क्योंकि स्टोरी चीज़ों को याद करने के लिए, स्टोरी एक बहुत अच्छा साधन होता है जिससे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। हुआ क्या, दाविद एक बहुत अच्छा चित्रकार था। तो जब ये चित्रों को बना रहा था, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, लेकिन हाँ फेमस था। हुआ क्या, जब नेपोलियन राजा बना, ठीक है, नेपोलियन राजा बना, तो इसका ये जो चित्र था ये बहुत ज़्यादा फेमस था, ब्रूट्स के निधन का। यहाँ तक कि इतना फेमस हो गया था लोगों के बीच में कि इसके लिए जो नाटक होते हैं, रंगमंच रेडी किए गए थे कि इसको बेसिकली वैसे ही आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए, जो कि नाटककार लोग थे जो रंगमंच में कार्य करते थे, ठीक है। तो जब नेपोलियन को इसके विषय में पता लगा, तब ये इन्होंने क्या किया, जनता को खुश करने के लिए दाविद का कोई एक चित्र उन्होंने बाय किया, खरीदा। फिर देखिए क्या होता, फिर नेपोलियन राजा बना, कुछ टाइम बाद नेपोलियन राजा बना। और जब नेपोलियन राजा बना तो उस समय जब जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी, लेकिन नेपोलियन जब राजा बना तो जो दाविद था उसको एक पर्टिकुलर पद मिला। क्या पद मिला? वो राज कलाकार के रूप में आ गया, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर राज्य का एक आर्टिस्ट घोषित किया गया और उसके हाथ में सारा का सारा कमांड था। अब क्या होता है, जैसे हम और आप सिंपल है कि
कोई भी पद आ गया या कोई इतनी सी भी हम लोगों के अंदर किसी भी चीज़ के लिए जैसे कि बोलते हैं ना कि एक अभी मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारे अंदर थोड़ा सा घमंड आता है, प्राउडनेस आती है, एरोगेंट आता है, तो उसको हम क्या करते हैं, दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही दाविद ने भी किया। तो वहाँ के जो चित्रकार थे उनको उसने एक रूल्स के अंतर्गत बांधा कि तुम जैसा मैं ऑर्डर करूंगा, जैसा मैं कमांड करूंगा, वैसे ही चित्रों को आप बनाएंगे। उसने सिर्फ उन चित्रकारों को छोड़ा जो कि घरेलू और ग्राम्य जीवन यानी जो कि विलेज लाइफ को, रूरल चीज़ों को ड्रॉ करते थे, उनको उसने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जो अच्छे चित्रकार थे उनको बोला कि जो कि नवशास्त्रीयतावाद के अंतर्गत जो भी उसने स्टाइल को अपनाया, जैसे राज्य के कर्टन हो गए, राज्य की भव्यता दिखाना, युद्ध का समावेश करना, युद्ध के चित्रों को बनाना, इस तरीके से। ठीक, तो देखिए जब वहाँ पे उसने क्या किया, लोगों को कमांड किया, तो वहाँ से भी विघटन शुरू हुआ। जब विघटन होगा तो एक नया वाद फिर से स्टार्ट होगा, जिसमें कुछ आर्टिस्ट इसके मिल सकते हैं, इसमें नहीं होगा तो आगे मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि क्यों जो वाद है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए। ठीक है, कोई वाद 30 साल चला, कोई वाद 40 साल चला, कोई क्या पता 10 ही साल में खराब हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या कह रहा है, नेपोलियन के राजा बनते ही दाविद राज्य कलाकार नियुक्त हुए। ठीक है, राज्य कलाकार नियुक्त हुए, जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। नेपोलियन की पराजय के बाद ये बेल्जियम चले गए। जब किसी पे आप एकदम तानाशाही लगा के रखेंगे, लेकिन क्या आप राजा के अंतर्गत थे, जैसे ही राजा का निधन हुआ नया राजा वहां पे बना, और वैसे ही ये दाविद कहाँ चले गए, बेल्जियम चले गए, और वहीं पर इनका देहांत 1825 में हुआ। 1825 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इनकी डेथ हुई। अब यहाँ पर चित्रों को इन्होंने कैसे बनाया, इनको एक वो मिला था, स्कॉलरशिप मिली थी, प्री द रोम, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्री द रोम एक स्कॉलरशिप मिली, जिसके कारण ये इटली गए। ठीक, जब वहाँ ये इटली गए तभी यहाँ पर इन्होंने विंकलमान से इनकी मुलाकात हुई, और जो पोम्पई शहर था उससे इनको एक प्रेरणा मिली। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा कि विंकलमैन यहीं पे मिले और उन्होंने इन चीज़ों को इन्हेंस किया, इन्होंने ही चीज़ों को बताया, और विंकलमान ने ही आपका घोषणा पत्र लिखा जो कि नवशास्त्रीयतावाद का था। अब एक क्वेश्चन फंस सकता है, विंकलमैन कहाँ के थे, तो वो जर्मन के थे, एक जर्मन के विद्वान थे जिनका नाम था विंकलमान। अब अगर हम यहाँ की बात करते हैं चित्रों की, तो ये जो इनके चित्र हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। द डेथ ऑफ द सॉक्रेट्स, ठीक है, रेप ऑफ सेवाइंस, ब्रूट्स के पुत्रों के शवों का दहन। ठीक है, ये वाला यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये जो पेंटिंग है ये बहुत ही अच्छी है, जो मैं अभी आगे शो कराऊंगी आप लोगों को। मारा की मृत्यु, ठीक है, मारा की मृत्यु नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पेंटिंग में कुछ थोड़ा सा अलग आपको दिखाई दे, देन कैच इट। ठीक है, सेव करिए और उसको अपने दिमाग में बिठाइए कि हाँ ये चित्र इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर नेट। नेक्स्ट है आपका गेट की महिलाएं, ये चित्र इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो एक लास्ट एक ग्रेट वर्क है जिसका नाम था द थ्री ग्रासेस। आप याद रखिएगा, रेम्ब्रांड वाला छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, वीनस एंड द थ्री ग्रासेस। ठीक है, वीनस एंड थ्री ग्रासेस, यहाँ मैं अभी आपको शो नहीं करूंगी, ये इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। आप देखिए यहाँ पर एक चीज, लास्ट संडे आप लोगों का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसका टाइमिंग आप देखेंगे 8 से 8, ठीक है, 8 to 8 PM। अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो 22 सितंबर को होगा, और वो भी आपका फ्री कॉस्ट। एक मिनट, ठीक, फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो कि अभी आपका लास्ट संडे हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो 22, ठीक है, 22 सितंबर को होगा, जिसका टाइमिंग होगा 8 to 8 PM, यानी 8 AM से 8 PM, जो कि पूरी तरीके से फ्री होगा, कोई भी चार्ज नहीं है। और यहाँ पर 125 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। संडे आपकी डेट मेंशन है, अल्टरनेट मिलेगा। ठीक है, इस संडे को मिलेगा, फिर एक संडे गैप होगा, और कोई यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 90 मिनट्स का शो होगा। फिर आप उसमें सॉल्व करके देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर दीजिए। ठीक है, जो चीज़ें एटलीस्ट फ्री मिल रही हैं उसे तो ग्रैब करो।
ठीक है, और क्लासेस मस्ट ज्वाइन करिए, जो कि हमारा संकल्प बैच है। अगेन आई रिपीट, संकल्प बैच को ज्वाइन करें और संकल्प लें। देखिए, एक ये आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि आपका ग्रीक का है, ग्रीक मूर्तिकला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब ये चित्र देखिए, और जो नाम है वो एंटोनियो कैनवा है। क्या नाम है? एंटोनियो कैनवा। ये बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट था उस टाइम का, ठीक है, ग्रीक का सबसे ज़्यादा फेमस कलाकार था। अब देखिए जो इसका नाम है, पहले तो आप ये पेंटिंग देखिए, ठीक है। यहाँ ये जो प्रश्न हो सकता है ये आपके लिए नेट के लिए इम्पॉर्टेंट, नेट डीएसएसबी में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट पूछते हैं, ठीक है। डीएसएसबी हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, डीप तो नहीं पूछेंगे लेकिन कुछ ना कुछ नया रहता है, ट्विस्टिंग वाला रहता है, तो उसके लिए, लेकिन नेट के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो 1757, क्या है? 1757 रिपब्लिक ऑफ वेनिस। जो इनका डेथ हुआ है वो 13 अक्टूबर 1822 में हुआ है, जब ये 64 वर्ष की आयु में थे, तब इनका देहांत हुआ, ठीक है। इसका जो नाम है साइके रिवाइव्ड, क्या है? साइके रिवाइव्ड बाय द क्यूपिड। किस आर्टिस्ट का नाम है? एंटोनियो कैनवा। इसकी जो भी और अदर स्कल्पचर्स हैं वो नेट में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं सारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं करा सकती हूँ, लेकिन ये आपकी बुक्स में भी मिल सकती हैं, जो भी और भी अदर बुक्स हैं। तो इस आर्टिस्ट के विषय में ज़रूर याद करिए, ठीक है। नाम भी ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र आया आपका ओथ ऑफ द होराती, जो कि होरेशियो का प्रण और नवशास्त्रीयतावाद का पहला चित्र माना जाता है। कौन सा चित्र? सबसे पहला चित्र माना जाता है जो कि आपकी नवशास्त्रीयतावाद का है और किसके द्वारा बनाया गया है? दाविद। जब ऐसी पिक्चर्स आती है तो मैक्सिमम 4-5 प्रश्न आपके इसी से ही हो जाएंगे। माध्यम यानी मीडियम क्या है? मीडियम इसका ऑयल है मीडियम क्या है? ऑयल है। किसके द्वारा बनाया गया है? दाविद के द्वारा बनाया गया। कब बना है? 1785, ठीक है। 84 to 85 है, लेकिन बेसिकली अगर आप लोग याद करिएगा तो 1785 को ही याद करिएगा, ठीक है। ये नेट में पूछा गया है इसलिए याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, द डेथ ऑफ सॉक्रेट्स। डेथ ऑफ सॉक्रेट्स 1787 का है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, कितना मतलब मार्मिक चीज़ें रहती हैं। वाद तभी होता है जब आप नई चीज़ों को उसमें डालेंगे। जैसे कि समझने के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे आप लोग यथार्थवाद से समझ सकते हैं। यथार्थवाद क्या है? रियलिस्टिक। आप इसे भी देखेंगे ना तो ऐसे ही लगता है कि जैसे बिल्कुल रियल चीज़ें उसने ड्रॉ कर दी हैं। तो जब यथार्थवाद बना तो उससे भी ज़्यादा अति हो गई, तो क्या हो गया? अति यथार्थवाद, जिसमें कि जो डॉली हैं वो आपके लिए एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं उनकी पेंटिंग्स। जैसे कि आप मेल्टिंग वॉच, तो वॉच कैसा हो गया? वॉच आपकी रियलिज्म हो गया, रियल हो गया, लेकिन मेल्ट हो रहा है। बर्निंग जिराफ, आप देख रहे हैं आगे का जो वो स्केलेटन है या जो भी बॉडी बनाई गई है उसमें ड्रॉर्स लगाई गई हैं। इंडियन की बात करते हैं विकास भट्टाचार्य। तो क्या क्रिएटिव, जब आप किसी भी चीज़ में क्रिएटिविटी डालोगे नए वाद का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेथ ऑफ सॉक्रेट्स। नेक्स्ट है आपका डेथ ऑफ मारा, ठीक है। यहाँ ये डेथ ऑफ मारा, देखो ये जो मैं इसलिए बोल रही थी ना, ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। आप खुद देखिए कि कितना मार्मिक है, कितना मतलब आप चीज़ों में भाव, इमोशंस कितने अच्छे से इन्होंने डाले हुए। द डेथ ऑफ मारा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप इसका ईयर ज़रूर याद रखिएगा, 1973। इवन अगर प्रश्न पिक्चराइजेशन में पूछा गया तो आपकी 2 या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, कहाँ पर संग्रहित है, ठीक है, या इसका माध्यम क्या हो सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेबाइन महिलाओं का हस्तक्षेप, ठीक है। सेबाइन महिलाओं का हस्तक्षेप, अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंटरवेंशन ऑफ सेबाइन वुमेन 1799। कब का है? 1799। अब देखिए उन्होंने क्या कमांड दिया ना कि मुझे ऐसे चित्रों को चाहिए, ठीक है, तो जिस कारण ऐसे चित्रों को भी बनाया गया।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है नेपोलियन का राज्याभिषेक। ठीक है, नेपोलियन का राज्याभिषेक, जो कि अगर हम वर्जन बात करें इंग्लिश का, तो कोरोनेशन ऑफ द नेपोलियन 1806। इसका ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप ये याद रखिएगा, जो टीजीटी के लिए हैं उनके लिए या पीजीटी के लिए हैं उनके लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, समय का इतना नहीं है कि मे बी ईयर पूछा जाए, लेकिन हाँ, राज्याभिषेक, नेपोलियन का राज्याभिषेक का चित्र किसके द्वारा बनाया गया, दैट मीन्स दाविद। ठीक है, नेपोलियन का कब का नवशास्त्रतावाद में आपने पढ़ा था, ऑफकोर्स दाविद। उसमें कोई सोचने की बात नहीं, कुछ कभी सिक्स सेंस भी यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स को इनरोल किया गया है, इसे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ हद तक का, जब कुछ पेंटिंग में नया दिखे, हट कर दिखे, उस पेंटिंग को आपको याद करना। यहाँ सिर्फ उद्देश्य इतना था कि आप इन चीज़ों को देखें। वर्क को जब आप देखते हैं ना, तो उसकी जो वर्क की स्टाइल होती है ना, वो आपको समझ में आती है, और चित्रों में आप बहुत ईजिली वे में उसे आंसर्स को पहचान सकते हैं। ये सारे के सारे दाविद के बनाए हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे दाविद के बनाए हुए, जिसमें कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हेक्टर ऑफ बॉडी, नेक्स्ट है पोर्ट्रेट ऑफ एंटोनी, नेक्स्ट है पैरिस एंड हेलेन, नेक्स्ट है पोर्ट्रेट ऑफ एने मारे लोइस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये जो पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग आपके लिए नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पूछेगा, ये पेंटिंग का नाम देगा, कहाँ संग्रहित है, किसके द्वारा बनाया गया, बेसिक चीज़ें। लेकिन जब हमने नाम ही नहीं पढ़े होंगे तो हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा जब को आप इंटरेस्टिंग कुछ भी दिखे, ये देखिए। ठीक है, ये पेंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत मुझे मतलब प्रिटी लगी, बहुत ब्यूटीफुल है, और ये मे बी पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छी लगी इसलिए, लेकिन कुछ थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लूव्र संग्रहालय में है, ये देखिए। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ पोप्स, फिर है कॉलरेट ऑफ दाविद, फिर है मॉर्से ऑफ गैरिन, फिर है कॉस्टमस। एक मिनट। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ये इन्हीं की सारी पेंटिंग्स है, ये आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, नहीं तो ऐप में भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और रही बात यूट्यूब में, तो पढ़ा ही है। ठीक, तो जितना देख सकते हैं उसको देखिए और याद करिए। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिस्ट आता है नवशास्त्रीयतावाद का, आंतवान ग्रो। मैंने आपसे मैक्सिमम अभी बोला कि इसका जो आर्टिस्ट का है, ये जो इसका रोल बहुत ज़्यादा प्ले नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि दाविद ने अपने स्टेटमेंट में ऐसा कहा था कि लास्ट में जब वो डेथ हुआ उसका, उसके पहले उसने कुछ वर्ड्स बोले थे कि मैंने जो कलाकारों, यानी जो मैंने कलाकारों के लिए रास्ता चुना है। जिन बच्चों ने बुक्स पढ़ा होगा बारीकी से, उसमें ये लाइन लास्ट में दिया हुआ है कि मैंने जो भी रास्ता कलाकारों के लिए चुना है, वो फ्रेंच कलाकार नहीं उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। उसमें मतलब प्रॉपर हिंदी में दिया है, अगर आपने पढ़ा होगा। लेकिन आपको यहाँ चीज़ समझनी, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद है, जो कि लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे और उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंतवान ग्रो आते हैं। आंतवान ग्रो का जो जन्म है यहाँ बेटा 17 होगा। ठीक है, मिस हो गया। ठीक है, 1771, 1771, ऑफ कोर्स कहाँ, फ्रांस में। ठीक है, दाविद के शिष्य हुए आंतवान ग्रो, यानी आंतवान ग्रो के गुरु का नाम क्या हो गया, जॉक्स लुई दाविद। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आंग्रे ने दाविद शैली में स्वच्छंदतावाद का समन्वय किया, लेकिन कुछ टाइम तक इन्होंने रोमांसवाद में भी ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आंग्र दाविद का शिष्य और सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार था। दैट्स लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो आंग्र था वो सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार था। दैट्स इट। अब हम इसके आगे पेंटिंग शो करेंगे, आप पेंटिंग भी देखिए। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ रेखा चित्रकार था तो पेंटिंग नहीं करेगा। ठीक, ये देखिए। हाँ, एक चीज मुझे और आपको शो करनी है बेटा, यहाँ पर ये देखिएगा सेल्फ पोर्ट्रेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका क्या था, पोर्ट्रेट बाय किसके द्वारा बनाया गया है, जेरॉड के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, जेरॉड के द्वारा। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि आंतवान ग्रो का पोर्ट्रेट किसने बनाया था।
तो किसके द्वारा बनाया गया है? फ्रांसवा जेरार्ड के द्वारा बनाया गया। इसको इंपॉर्टेंट नोट्स में 2 ही लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन नए क्वेश्चन बनने में कितनी देर लगती है, क्या पता मेरा यूट्यूब किसी ने देखा और यहीं से क्वेश्चन बना लिया, हो सकता है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। देखिए अब इनके चित्रों को हम देखते हैं। बैटल ऑफ आबुकार, ठीक है, आबुकेर, ठीक है, ये देखिए ये युद्ध का चित्र, देखिए, ठीक है। यहाँ सिर्फ यही दिखाना है कि आप इनके चित्रों की मार्मिकता को देखिए, इमोशंस को देखिए, आंग्र, हालांकि ये पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ मेरा काम है आपको शो कराना, ठीक है। नेपोलियन एट द पिरामिड्स यानी बैटल ऑफ द पिरामिड्स, ये देखिए, ठीक। नेक्स्ट पेंटिंग आती है द बैटल ऑफ नजारत, बैटल ऑफ नजारत 1801 की, बहुत ये थोड़ा सा ब्लर है, हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नेपोलियन ऑन द बैटलफील्ड ऑफ द एल्यू, ठीक, ये भी देखिए जितना भी है बैटलफील्ड, युद्ध की रणभूमि को ही इन्होंने चित्रित किया। जो अभी मेरे पास चित्र अवेलेबल हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से आज का हमारा काम समाप्त होता है और आई होप सो आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। और मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, संकल्प बैच को ज्वाइन करिए जो कि 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स और आपको PDF टेस्ट सीरीज सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। 4999 उसका फीस है। और एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कैलकुलेशन मत करिएगा कि फ़ीस बहुत हाई है, क्वेरी नंबर मेंशन किया हुआ है और जो भी कोर्स होगा 1 साल के लिए वैलिड होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए। 22 तारीख को आपका टेस्ट होना है, ठीक है, 22 को याद रखिएगा, 22, ठीक है, 22 सितंबर संडे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। सुबह 8 से 8, शाम 8, ठीक है, यानी AM to PM टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, 8 से 8 बजे तक का, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।